आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, लास्ट में पढ़ेंगे कंट्रोल एंड मेजर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। देखो, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में से पेड़ पौधों का हटना, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट का क्लियर होना, या तो जो पेड़ पौधे हैं वो जल जाएं या फिर उनको काट कर उस जगह को क्लियर करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जिसमें फर्स्ट है एग्रीकल्चर। देखो, जो पॉपुलेशन है डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, पॉपुलेशन की नीड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, नीड किस तरह की नीड इंक्रीज होगी, जैसे खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, तो ये सब नीड कहाँ से फुलफिल होती हैं, ये सब नीड फुलफिल होती हैं एग्रीकल्चर से। ठीक है, लेकिन अब जो एग्रीकल्चर लैंड है वो डे बाय डे कम होती जा रही है, तो इसलिए एग्रीकल्चर लैंड को इंक्रीज करने के लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। तो जो एग्रीकल्चर है वन ऑफ द मेन रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। सेकंड है लॉगिंग इंडस्ट्री। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फर्नीचर बनाने के लिए टिम्बर एंड पल्प की जरूरत होती है। ये टिम्बर एंड पल्प कहाँ से आता है, ट्रीज से आता है। तो टिम्बर एंड पल्प के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो लॉगिंग इंडस्ट्री भी एक कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। थर्ड पॉइंट है अर्बनाइजेशन। देखो, जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वहां पर न्यू होम्स की नीड भी इंक्रीज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी नीड इंक्रीज होगी। इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो फॉरेस्ट हैं उनको क्लियर किया जा रहा है। तो इस तरह से अर्बनाइजेशन भी एक कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। फोर्थ पॉइंट है फायर। देखो, नेचुरल लाइटनिंग की वजह से जंगलों में आग लग जाती है, या फिर कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी जंगलों में आग लग जाती है। तो वहां पर जो पेड़ हैं वो भी जल जाते हैं, और जो सीड्स होते हैं ना वो भी जल जाते हैं, और इवन जो वहां पे एनिमल्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो इस तरह से जो आग है वो भी एक मेन रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। फिफ्थ पॉइंट है रिड्यूस रेनफॉल। देखो, किसी भी एरिया के अगर जंगलों को काट दिया जाएगा तो वहां पर जो वाटर साइकिल है डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा वहां पर, तो वहां पर ड्रॉट या फिर फ्लड की कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। सिक्स्थ पॉइंट है माइनिंग। देखो, अगर ये पता चलता है कि फॉरेस्ट के किसी एरिया में जमीन के नीचे मिनरल्स हैं, मिनरल्स कैसे, जैसे गोल्ड, कॉपर, आयरन है, तो फॉरेस्ट के उस एरिया के पेड़ पौधों को काट कर, ठीक है, माइनिंग का काम चालू कर दिया जाता है। और जो माइनिंग है वो भी एक रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। सेवंथ पॉइंट है ओवर ग्रेजिंग। देखो, जो ग्रेजिंग कैटल होते हैं ना वो फॉरेस्ट के जो पेड़ पौधे हैं उनको खाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो नए प्लांट्स निकल रहे होते हैं ना उनको भी खा लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, नए प्लांट्स निकल नहीं रहे हैं। ठीक है, जो नए प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और जो ओल्ड प्लांट्स हैं उनको लोग अपने यूज के लिए काट लेते हैं। तो इस तरह से जो ओवर ग्रेजिंग है वो भी एक रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। एट्थ पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन। देखो, जब पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी तो लोगों की नीड भी इंक्रीज होती जाएगी, और उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया ही जाएगा। तो इस तरह से जो ओवर पॉपुलेशन है वो भी एक रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जिसमें फर्स्ट है सॉइल इरोजन। देखो, जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। ठीक है, लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, कोई पेड़ ही नहीं रहेगा, तब क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि प्लांट्स की रूट तो है नहीं है कि जो सॉइल को बाइंड करके रखेंगी। और जब सॉइल इरोजन होगा तो उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन भी होगा, लैंडस्लाइड्स भी होगा, एंड फ्लड्स भी आएंगे। सेकेंड पॉइंट है लॉस ऑफ स्पीसीज। देखो, जो फॉरेस्ट है वहां पर बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट होता है फॉरेस्ट। जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो जो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है वो भी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्पीसीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। देखो, जो फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, जब फॉरेस्ट को काट दिया जाएगा, तो अब क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से होगी ग्लोबल वार्मिंग। फोर्थ पॉइंट है वाटर डिसरप्शन। देखो, जो प्लांट्स हैं वो वाटर साइकिल की वर्किंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है
तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब जब वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, जो वाइल्ड लाइफ है और जो ह्यूमन है उनके लिए वाटर अवेलेबल ही नहीं रहेगा, तो इनकी भी लाइफ अफेक्ट करेगी। तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाटर डिस्ट्रप्शन भी होता है। फिफ्थ पॉइंट है नेचुरल डिजास्टर रिस्क। देखो, जो प्लांट्स हैं वो नेचुरल डिजास्टर से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। किस टाइप के नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। सिक्स्थ पॉइंट है लॉस ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। देखो, जो फॉरेस्ट है उससे हमें बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लाइक टिम्बर, एनर्जी, फ्यूल, ये भी खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, हमें पता है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा लोगों की नीड होगी, और जितनी ज़्यादा नीड होगी उतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ को रिड्यूस किया जाए ताकि डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके। सेकेंड पॉइंट है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना और लोगों को बताना फॉरेस्ट की वैल्यू के बारे में। उन्हें बताना कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट हमारे इकोसिस्टम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और जब उन्हें पता चलेगा फॉरेस्ट की वैल्यू के बारे में तो वो कम से कम पेड़ काटेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। थर्ड पॉइंट है एनकरेजिंग सब्स्टिट्यूट्स। देखो, जो फॉरेस्ट से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनकी जगह हम सब्स्टिट्यूट्स का यूज़ करें तो भी डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सकता है। लाइक फर्नीचर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है लकड़ी का यूज़ किया जाए, उसकी जगह हम लोहे का भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज एरिया ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेशन। देखो, फॉरेस्ट के जो एरिया हैं उनको इंक्रीज कर देना चाहिए और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज बनानी चाहिए और एक्शन प्लान बनाने चाहिए ताकि डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके। सिक्स्थ पॉइंट है गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रिसर्च में, एजुकेशन में, क्योंकि जब एजुकेशन होगी तभी लोग अवेयर होंगे फॉरेस्ट की वैल्यू के बारे में। ठीक है, तभी लोगों को पता चलेगा कि अगर वो पेड़ काट रहे हैं तो उसके क्या नुकसान है। सेवंथ पॉइंट है रीफॉरेस्टेशन। ऐसा एरिया जहां पर पेड़ नहीं है या फिर जहां से पेड़ों को काट दिया गया है उस जगह पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट एक्ट 1927। इस एक्ट के जो मेन फीचर्स हैं वो ये है कि विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड रिजर्व फॉरेस्ट का सेटअप करना और इनको मैनेज करना। सेकंड पॉइंट है जो नॉन गवर्नमेंट फॉरेस्ट हैं या फिर जो नॉन गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड है उनको प्रोटेक्ट करना। थर्ड पॉइंट है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना, मतलब ये देखना कि डेली कितने पेड़ फॉरेस्ट से काटे जा रहे हैं। ठीक है, कोई इलीगल ट्रेड तो नहीं चल रहा, मतलब कि किसी वाइल्ड एनिमल को मार के उसकी खाल बेचना या फिर उसके फर बेचना और उसके टस्क वगैरह बेचना, ये सब इस तरह का कोई इलीगल ट्रेड तो नहीं चल रहा। तो इस तरह की मूवमेंट को कंट्रोल करना भी जो काम है वो इस फॉरेस्ट एक्ट के अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, मतलब जो ग्रेजिंग है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है फॉरेस्ट में, उसको भी कंट्रोल करना। सेकंड है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। इस पॉलिसी के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, सेकंड है टू एंश्योर एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम। देखो, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है एंड जो एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम है ये तभी पॉसिबल है जब फॉरेस्ट सुरक्षित रहेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तभी ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं।